कैसे हम अपनी स्क्रिप्टिंग्स को बेहतर करेंगे। ठीक। अब देखो, आप सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, क्योंकि आज हम पूरा ज्यादातर फोकस रखेंगे स्क्रिप्टिंग को लेकर। मेरी आवाज आ रही है? हाथ हिला के बताओ सब, आवाज क्लियर? ओके, चलिए। जब भी कभी आप स्क्रिप्ट राइट करना चाहते हो, जब भी एक राइट, RIGST की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जब भी आप एक स्क्रिप्ट राइट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो अपने लिए, है ना, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी होती है? सबसे पहले आपको जिस भी कर्म के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है, पहले उस कर्म को जांच लो। कर्म की जांच जरूरी है उसके लिए। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं कि मैं कैसे करता हूं। मेरे तो खैर अपना अनुभव है, मैं कोई इसका कोई ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मैंने ऐसे किया है और मैं ऐसे ही करता हूं। अगर आपको ठीक लगे तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि भाई मुझे क्या काम करना है। लेट्स से मैं तो जैसे अपने आप के बारे में बात करूं कि सपोज करूं कि मुझे मेरा बिजनेस करना है, जैसे मैं अपना बिजनेस ही करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा थॉट्स का ऊपर नीचे वहां पे ही आता है मुझे, अगर मैं देखूंगा, क्योंकि वहां पे लॉस भी है, वहां प्रॉफिट भी है, वहां लोग अलग अलग तरह की बातें भी लेकर के आते हैं, वहां कई बार कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या चीज करी जाए। तो मेरे सामने सपोज करो मेरा ये मेन काम हो गया, मैं एक काम की स्क्रिप्टिंग करके बता रहा हूँ, फिर आप अपने अपने हिसाब से उस हिसाब से सोचते हुए अपने लिए कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर अपने साथ। तो सबसे पहले मैं हमेशा क्या काम करता हूँ, मुझे देखना पड़ता है कि सपोज मुझे मेरा बिजनेस करना है, तो मेरे बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज मुझे करनी होंगी, कौन कौन सी इसके अंदर मुझे एक्टिविटीज फॉलो करनी पड़ेंगी, माना कौन कौन से काम मुझे अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया, मेरा मेन काम हो गया भाई मुझे बिजनेस में सफल होना है, और अगर मुझे बिजनेस में सफल होना है तो मुझे इसके लिए देखना पड़ेगा कि मेरी एक्टिविटीज क्या क्या है। ठीक है? अच्छा, जब मैंने अपनी एक्टिविटीज को मैं लिख लूंगा, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैंने अपनी एक्टिविटीज लिख ली। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज लिख लूंगा, एक्टिविटीज एंड साथ साथ में मेरी रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीजों की मुझे जरूरत पड़ने वाली है ना। मैंने ये चीज मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक्टिविटीज भी लिख ली और मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी लिख लिया, उनकी एक लिस्ट बना ली सबसे पहले मैंने, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो मैं तभी करूंगा जब पहले मुझे कंटेंट पता होगा कि मुझे इसके लिए स्क्रिप्टिंग करनी है। अब लेट्स से कि मान लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जनरल भाषा में बात करूं, क्योंकि मेरा बिजनेस एक अलग तरह का बिजनेस है या किसी का और अलग तरह का होगा, लेकिन एक चीज सब बिजनेस में कॉमन होती है, क्लाइंट मीट। आपको अपने क्लाइंट से मिलना है, और क्लाइंट से जब आपको मिलना है तो वहां पर आपको एक चीज जनरेट करनी है जिसका नाम होता है प्रॉफिट फॉर बोथ। एक बात और याद रखना, यहाँ पे एक इंटेंशन बहुत जरूरी है राइट स्क्रिप्टिंग के लिए, प्रॉफिट फॉर बोथ। अगर केवल आप अपने प्रॉफिट की इंटेंशन से किसी क्लाइंट से मिलोगे तो यहीं पर आप खत्म हो जाओगे और आप बहुत लॉन्ग टर्म सफल नहीं रह सकते, क्योंकि जहां पर एक तरफा प्रॉफिट होता है वहां पर कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकता है। बिजनेस की तो छोड़ दो, इवन देन आदमी का इंसानी जीवन भी लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकता है अगर व्यवहार में भी किसी एक ही आदमी का प्रॉफिट होता रहे और दूसरा आदमी सदा दास्ता का जीवन जीता रहे, तो वो भी लंबे समय तक नहीं चल सकती। हाँ या ना? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे क्या करना है, अब मेरे को पता चला मेरे क्लाइंट से मिलना है, मुझे प्रॉफिट बनाना है, दोनों, उसका भी प्रॉफिट हो मेरा भी प्रॉफिट हो, दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होनी चाहिए हमारी मीटिंग। हमारा जो ये संबंध है ये दोनों के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अब प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, ध्यान से सुनना, बड़ी गहरे से मैं वापस जा रहा हूं एक चीज पे ताकि मैं पूरी एक्ट की आपको बात बता सकूं। ये जो प्रॉफिट होगा ये दो बातों पर डिपेंड करेगा, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण होंगी। पहली बात ये महत्वपूर्ण होगी कि जो हमारे बीच में शेयरिंग होने वाली है जो हमारे बीच में शेयरिंग होने वाली है, अर्थात हमारा जो प्रोजेक्ट है
या हमारा जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमारा डिस्कशन होना है, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी क्वालिटी, उसकी चीजें, उसके बारे में मेरे पास ज्ञान, अर्थात जैसे हम कह सकते हैं एक तरीके से जिस स्किल को लेकर के हमारी डील है वो स्किल वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा बिहेवियर एंड हमारा करेक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बात और याद रखना, कभी भी जिंदगी में एक बार के लिए ये थोड़ी कमजोर भी होगी तो चलेगा, आपकी स्किल या आपकी शेयरिंग होना तो ये भी कमजोर नहीं चाहिए, जितना बेस्ट होगा उतना ही आप आगे जाओगे, लॉन्ग सस्टेन कर पाओगे। लेकिन अगर मैं कहूं दोनों के बारे में बात करूं तो ये एक बार के लिए 99% चल जाएगा, लेकिन बिहेवियर का 99% नहीं चलेगा, ये 100% ही ठीक होना चाहिए, तभी ये लॉन्ग टर्म ग्रोइंग रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप क्या चीज ऑफर करने वाले हो वो थोड़ी वीक भी होगी ना, और आप बहुत प्यारे इंसान होंगे, सच्चे इंसान होंगे, तो आपके प्यार और सच्चाई के लिए एक बार के लिए सामने वाला आपकी 1% कम चीज को भी उतनी वैल्यू दे देगा जितनी वो किसी की 100% चीज को वैल्यू देगा। ऐसा होता है या नहीं होता? इसीलिए कहते हैं कि व्यापार में क्लाइंट को जीतने से पहले, यानी कि उसके प्रॉफिट को जीतने से पहले उसका दिल जीतना पड़ता है। अगर इंसान को आप पसंद आ गए तो सब कुछ पसंद आ गया, हाँ या ना? ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है नहीं होता? हर काम में ऐसा ही होता है। आप कोई भी काम उठा लीजिएगा, इवन घर की बात भी मैं आपसे करूं, संबंधों में भी संबंध वहां पर ही मजबूत बनते हैं जहां एक दूसरे के दिल मिल जाते हैं। अगर ये दिल ना मिले ना तो संबंध बनेगा मजबूत? बोलो, कोई भी संबंध से, माँ बाप का सही, पति पत्नी का सही, प्रेम प्रेमिका का सही, किसी का सही, समाज में आप उसी इंसान के साथ कंफर्टेबल फील करते हो जिससे आपका दिल मिल जाता है। अर्थात दिल भी किसका? आपका दिल की बात चल रही है, शरीर के दिल की बात नहीं चल रही है। और आपका दिल कौन होता है? आपका मन। आत्मा का दिल जो है वो कौन है? आत्मा का मन। अर्थात मन मिल जाए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि संबंध का आधार कौन होता है? भावनाएं। आप देख लो, सब क्या बोलते हैं, ये तो जी भावनाओं की बात है, संबंध तो भावनाओं से बनता है। बोलते हैं ना? बोलते हैं नहीं बोलते, है ना? तो भावनाओं से बनता है। अगर भावनाओं से संबंध बनता है तो भावनाएं कहां पैदा होती हैं? हमेशा मन भावन। क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? मन भावन। मन में पैदा होने वाली भावनाएं, है ना? तो हमें सीक्वेंस समझना चाहिए, कौन क्या काम कर रहा है, किसका क्या काम है ना? जैसे अगर आप ये सोच कर देखो, आप पानी को आग का काम दोगे तो पानी कर पाएगा, और आग को पानी का दोगे तो कर पाएगी? नहीं। तो प्रकृति ने नियम और सिद्धांत बनाए हैं, इसीलिए हमें पहले ये समझना चाहिए। इसलिए आप ध्यान से देखिए, मैंने यहां ऊपर क्या लिखा है? एक्टिविटी एंड रिक्वायरमेंट्स, अर्थात रिसोर्सेस। मुझे दोनों बात पता होना चाहिए, मेरा कर्म क्या है, उस कर्म में प्रयोग होने वाला रिसोर्स क्या है। अगर मेरे कर्म में कहीं मुझे पानी का इस्तेमाल करना और वहां मैंने आग इस्तेमाल कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी चीज की शिक्षा बाबा राजयोग में हमें किस रूप में देते हैं? याद होगा अगर आप सभी को, बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, जहां सहनशीलता यूज करनी है वहां सामना करने की शक्ति यूज मत करना। अगर सहनशीलता की जरूरत है तो सामना यूज नहीं हो सकता, और जहां सामना करने की शक्ति जरूरत है वहां सहनशीलता यूज नहीं हो सकती। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहां पर कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना जरूरी है। और इसी बात के लिए हम क्या कहते हैं बाबा को? कि बुद्धि दाता बाप हमें क्या देने आया है? बुद्धि देने आया है। बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में वो पावर होती है जो दो पावर मुझे सबसे ज्यादा मदद करती हैं। किस चीज में? मेरी एक्टिविटीज में और मेरे रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल में। रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल में, बहुत ही मैं एक एक लाइन वाइज जा रहा हूं आपके लिए। हर एक्टिविटी रिसोर्स का मैं सही इस्तेमाल कर सकूं, उसके लिए मुझे क्या चीज चाहिए? बुद्धिदाता के द्वारा मुझे बुद्धि चाहिए, क्योंकि बुद्धि दो शक्तियों का इस्तेमाल करेगी इनका सही इस्तेमाल करने के लिए। पहली शक्ति का नाम है परखने की शक्ति,
इसको पहले सही से परख होना चाहिए, क्या चीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको देख के ऑब्जर्वेशन पावर, है ना। परखने की शक्ति किसकी अच्छी होती है? जिसमें साक्षी भाव होता है, लिख लो आप। परखने की शक्ति उसकी अच्छी होती है जिसमें ऑब्जर्वेशन पावर होती है, जो सही से चीजों को ऑब्जर्व करना जानता है। एक साक्षी व्यक्ति ही सही से परख सकता है, साक्षी दृष्टा, इन्वॉल्व होके ना देखना, डिटैच होकर चीजों को देखना, न्यारापन करना। और दूसरी शक्ति क्या चीज चाहिए? निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। तो ये दोनों बुद्धि की वो शक्तियां होती हैं जिनके आधार से मैं अपनी एक्टिविटीज को समझ पाती हूं, और जो भी मेरे पास साधन संसाधन हैं वो किस काम के लिए बेस्ट बने हुए हैं, मैं उनको उन्हीं कामों में यूज करने की समझ अपने अंदर डेवलप कर। तो इसीलिए ये बड़ा गहराई समझने वाली बात है कि बुद्धिदाता बाप मुझसे हमेशा इसीलिए क्या कहते हैं, बच्चे अपना बुद्धि योग मेरे साथ रखो। अब देखो बुद्धि कैसे देगा भगवान, ये सारे सीक्वेंसेस हैं। बुद्धि योग के द्वारा भगवान बोलते हैं, बच्चे जब तू मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा बुद्धि के द्वारा, तब मैं बुद्धिदाता बाप तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे तेरी ये परखने की और निर्णय करने की शक्ति महान हो जाएगी। और जब तेरी परखने निर्णय करने की शक्ति महान हो जाएगी, तब बच्चे तू अपनी एक्टिविटीज को, रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करके क्या बन जाएगा? सफलता का अवतार बन जाएगा। तो समझ आया पूरा सीक्वेंस सबको, है ना। बुद्धि को बुद्धिदाता बाप से जोड़, बुद्धि योग के द्वारा उससे उन शक्तियों का आह्वान करना है जिनका नाम है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। ये दो शक्तियां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं जीवन में। और फिर उसके आधार पर क्या प्लान करना है? अपनी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को राइटली प्लान करना है, ताकि मैं क्या बन जाऊं? सफलता का अवतार। और वो हर क्षेत्र में आपको हर रोज जरूरत पड़ने वाली है, चाहे फिर आप अपने घर परिवार की बात कर रहे हो, संबंधों की बात कर रहे हो, चाहे फिर वो आप अपने प्रोफेशन की बात कर रहे हो, चाहे सामाजिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हो, चाहे फिर देश चलाने की बात कर रहे हो, किसी भी फील्ड में ये सिस्टम आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। नाउ अब सवाल आता है कि जो मेरी एक्टिविटी है मैं उसको कैसे प्लान करूं कि वो बेस्ट हो, जबकि मैं तो अधूरा हूं। अब समझो मेरे बात, देखो अब हम सपोज मैं आपको बताऊं, अब बात करते हैं परखने की शक्ति की या निर्णय करने की शक्ति की। ये दोनों शक्ति हम सब में नंबरवार है, सब में नंबरवार है या नहीं है? अगर अब ये नंबरवार हैं दोनों की दोनों, तो इसका मतलब हमारी सफलता भी परसेंटेज में आएगी, सफलता भी परसेंटेज में आएगी। क्यों? क्योंकि ये कैसी है? नंबरवार। लेकिन अगर मुझे नंबरवार से नंबर 1 की यात्रा करनी है, नंबर 1, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिस प्रोसेस का नाम ही होता है क्या? रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। रीप्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। ठीक है, रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड की अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनना मेरी बात को, इसमें मेरे 2 प्रोसेस होंगे। पहली बात क्या होगा कि मुझ में क्या कमियां हैं, जो मैं हमेशा आपको करवाता हूं, तो ठीक है कमियां हैं, तो मुझे पहले ये विजुलाइज करना पड़ेगा। इसमें एक चीज यूज करनी पड़ेगी, मुझे विजुलाइज करना पड़ेगा, फिर मुझे वर्बलाइज करना पड़ेगा, और फिर मुझे उसे वाइटलाइज करना पड़ेगा। ये 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है अपनी स्क्रिप्ट को एक्ट में लाने के लिए। आपकी स्क्रिप्ट, आपका एक्शन तभी बनेगी जब आप इन 3 प्रोसेस से गुजरोगे। और इन तीनों प्रोसेस से गुजरने से पहले आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, राइट करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे कि आप संपूर्ण हो, जैसे कि आप संपूर्ण हो, ना कि अपूर्ण।
मतलब जो आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप में अभी उतना सोचने समझने की शक्ति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लें मुझ में वो समझने की शक्ति नहीं है कि मैं किसी चीज को समझ पाऊं, मैं कंफ्यूज ज्यादा रहता हूं। वो मेरा सच है आज का। मतलब आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आज आपके हालात क्या हैं, आज कहां हो आप, ये देखना पड़ेगा। फिर आपको देखना है कि जाना कहां है आपको। स्क्रिप्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। चाहते क्या हो एग्जैक्टली आप अपने आप के लिए। जैसे कि बाबा, हम बच्चों के, हम क्या हैं अभी, सब ध्यान से समझना। अभी हम सब क्या हैं, मनुष्य। कौन है जी अभी हम सब? मनुष्य है ना। मनुष्य से क्या बन गए अभी हम ब्राह्मण बने हैं। क्या बने हम? ब्राह्मण। बनना क्या है हमें? पहले हमें फरिश्ता बनना है, और फरिश्ता से हमें क्या बनना है? फिर देवता बनना है। लेकिन आज जब हम अपने लक्षणों को देखते हैं तो हमें कौन से लक्षण ज्यादा हैं? अभी तो हमें मनुष्य वाले लक्षण ज्यादा हैं या थोड़े बहुत ब्राह्मण वाले लक्षण आते हैं? सब चेक करो। अभी हम जितने भी यहाँ बीके भाई बहन बैठे हुए हैं, उनके अंदर की हालत भी ऐसी है या नहीं है? बताओ। या तो हम में मनुष्य वाले लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं, या तो हम में ब्राह्मण वाले लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा ही होता है नहीं होता? इन दोनों लक्षणों में घूम रहे हैं अभी फरिश्ते वाले लक्षण भी बहुत कम दिखाई देते हैं, कभी कभी चमक सी आ जाती है बस थोड़ी बहुत। और है ना, तो यहां पे समझ, मनुष्य हो गए, ब्राह्मण, तो दोनों चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन से लक्षणों का प्रयोग कर रहे हैं हम यहां पर ज्यादा, है ना। अभी पहली प्रक्रिया मेरी क्या होनी चाहिए कि मेरी मनुष्यता खत्म हो जाए और मुझ में ब्राह्मणपन वाले लक्षण ज्यादा समय मेरी डेली एक्टिविटीज में आए। तो भी मेरी डेली की एक्टिविटीज है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटीज है, चाहे वो आपके बिजनेस की एक्टिविटीज है, चाहे फिर वो आपकी दैनिक दिनचर्या की एक्टिविटीज है, चाहे फिर वो आपकी नौकरी की एक्टिविटीज है, कोई भी एक्टिविटीज क्यों ना हो। अच्छा, सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी की स्क्रिप्ट लिखो आप। ध्यान समझना मेरी बात, मैं यही बताऊंगा आपको नंबर के हिसाब से पहले कि सबसे पहले उन एक्टिविटीज की स्क्रिप्ट लिखो जिनमें आप सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिनमें आप सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। कारण क्या, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर हमने ये सबसे पहले कमांड किया, अगर हमने सबसे पहले ये कमांड किया, है ना, जहां पे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर हमारी बाकी चीजों में जहां पे हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तो वो तो हमारी ठीक है ही है फिर भी काफी हद तक, क्योंकि आदमी सुधारता किस चीज को है? जहां पे वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक, अब जब आप इसके लिखोगे तो क्या स्क्रिप्ट लिखनी है आपको? सबसे पहले इसकी स्क्रिप्ट को ठीक करने के लिए लिखना क्या पड़ेगा? पहले स्क्रिप्ट बनाने से पहले आपको लिखने पड़ेंगे डिस्टर्बेंसेस। वो डिस्टर्बेंसेस क्या क्या है, तब आप स्क्रिप्ट लिख पाएंगे। क्या करेंगे आप? डिस्टर्बेंसेस लिखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं परिवार के हिसाब से, है ना, बिजनेस की वजह से हमारी चल रही थी, क्लाइंट वाली बात हो रही हो, या जैसे घर में अगर आप बात कर रहे हो तो घर में मान लिया कोई माँ है और वो अपने बेटे से परेशान है, माँ और बेटा का संबंध है या पिता और बेटे का संबंध है, जैसे कल बात चल रही थी। अब इस रिलेशनशिप में सपोज करो कि भाई वो बेटे की कुछ आदतों को लेकर के डिस्टर्ब होते हैं। भाई डिस्टर्बेंस क्या है? माँ और बाप में क्या डिस्टर्बेंस हो सकती है कि बेटा वो ना कर रहा हो जो माँ बाप चाह रहे हो, इसके अलावा और तो कोई डिस्टर्बेंस होती नहीं, है ना। भाई इन्होंने इसके लिए कुछ सपने देख रखे हैं माँ बाप ने, क्योंकि बड़े हैं और दुनिया में सीख रखा है इस बात को कि भाई बच्चों के लिए माँ बाप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी परवरिश दाव पे लगी हुई है, इनकी इज्जत दाव पे लगी हुई है, ऐसे ऐसे बस शब्द जोड़े रखते हैं हम सब लोग, है ना। क्या क्या इन्हें परेशान क्या क्या कर रही होगी? इनकी इज्जत, इनकी परवरिश, इनका फ्यूचर, है ना। और वही इज्जत में समाज आएगा, रिश्तेदारों में इज्जत, घर समाज में इज्जत, और सपने, ये सारी चीजें क्या होती हैं? कहीं ना कहीं माँ बाप में ये एक्सपेक्टेशन की बीमारी होती है, और जिसकी वजह से अब बच्चा हो सकता है कि वो क्या चीज है, क्योंकि वो पूरे टाइम, अच्छा ये पूरा कब कर सकता था
ये तब पूरा कर सकता था जब केवल इसके रोल मॉडल इसके माँ बाप होते और ये इन्हीं के थॉट प्रोसेस से कनेक्टेड होता, तब तो फिर भी वो इन चीजों को समझ सकता था और पूरा करने की हिम्मत भी जुटा सकता था, क्योंकि पॉसिबल तो है ये चीजें, कोई ना कोई तो कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये बेटा सपोज करो आपकी संगत में केवल 10% रह रहा है, लेकिन 90% इसकी जो संगत है वो एक्सटर्नल है, आपके साथ है ही नहीं। और जिनके साथ इसकी संगत है, ध्यान से समझना पड़ेगा इस बात को, हमें स्वीकार, अगर हमने ये नहीं स्वीकार किया तो सारी जिंदगी दुखी रहेंगे हम। फिर जो सच को स्वीकार नहीं करता वो दुखी रहता है। तो अब चूंकि इसकी संगत 90% एक्सटर्नल है, तो अब आप मुझे बताओ इसके माइंड पर किसका इंप्रेशन ज्यादा होगा, 90% का या 10% का? इस बात के लिए सबसे पहले आपको खुद की जिंदगी का आकलन करना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी पे 90% किन का प्रभाव है और मैं 90% किन की बातों को ज्यादा अपनी जिंदगी में यूज करती हूं। आप भी 90% उन्हीं की बातों को यूज करते हैं जिनका आपके मन पर प्रभाव है। भले ही वो आपके माँ बाप हो तो माँ बाप का करते होंगे, अगर माँ बाप नहीं कोई बाहर का है तो बाहर के करते होंगे। आप भी अपने माँ बाप की नहीं सुनते होंगे उस केस में, आप भी यही दिखाते होंगे कि आप ज्यादा समझदार हैं क्योंकि आपने दुनिया बाहर की ज्यादा देख ली है, ऐसे करके माँ बाप को बोलते होंगे आप भी। यही हालत आपके बेटे की भी है। तो जब अगर ये बात मेरे लिए सत्य है तो मेरे बेटे के लिए भी सत्य है। और जैसे ही हम इस सच को स्वीकार करेंगे तो इससे एक सबसे बड़ा फायदा होगा। आप क्या फायदा होगा, लिख लो आप। वो पहला फायदा जिससे आप अपनी स्क्रिप्ट सुधारोगे, आप स्वीकार करने की शक्ति बढ़ जाएगी आपकी। स्वीकार करने की शक्ति बढ़ जाएगी आपकी। आप अंडरस्टैंड कर पाओगे अब अपने संबंध को, क्योंकि आपने अपनी सच्चाई को एनालाइज कर लिया कि मुझ पे 90% किसका प्रभाव है। अपना 90% एनालाइज करो सच्चाई ईमानदारी से। मैंने ये नहीं कहा कि आप पे बाहर का प्रभाव हो। अगर आप अपने माता पिता के साथ में ज्यादा कम्युनिकेशन में होंगे तो आपके मन पे उनका प्रभाव होगा, लेकिन मेरा मन उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसकी संगत वो ज्यादा समय तक करता है। ये मन की आप वीकनेस कह लो या मन की क्वालिटी कह लो, इसीलिए संगत की रंगत कहा गया है। अच्छा, मन की एक खास बात और होती है जिसको मुझे समझना पड़ेगा और संभालना पड़ेगा स्क्रिप्टिंग के दौरान। स्क्रिप्ट यही काम करती है। या तो मन दो प्रकार से संगत चुनता है, लिख लो। एक है कॉन्शियस संगत, मतलब सोच विचार कर संगत चुनेगा। एक होती है इसकी अनकॉन्शियस संगत, ये चुनता नहीं है, बस हो जाती है, चुनता नहीं है। कुछ कोई और देख रहा था टीवी पे, उसने भी आके देख लिया। कोई कुछ और बात कर रहा था, उसने बैठे बैठे सुन लिया। कोई कहीं घूमने जा रहा था, उसने कहा चल रहे साथ, हम भी चले गए। अनकॉन्शियस संगत। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि मन के पास एक चीज होती है जिसका नाम होता है मेमोरी। मन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी मेमोरी को, कि इसने कॉन्शियस संगत चुनी है या इसने अनकॉन्शियस चुनी है। मेमोरी में वो रजिस्टर होनी शुरू हो जाती है। और इसके दुष्परिणाम क्या निकल करके आते हैं कि जो यहां मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है, बाद में ये मन को मजबूर करना शुरू कर देता है। मन के इन्हीं को संस्कार कहते हैं, जो यहां छिपे रहते हैं, जो ऑटो पायलट हो जाते हैं। ये मेमोरी जो होती है ये ऑटो पायलट हो जाती है। जैसे देखो, आप कोई चीज आपको याद हो जाए तो जरूरत पड़ने पे या कुछ भी चीज वैसी सामने आने पे वो ऑटोमेटिक आपकी जबान पे भी आ जाएगी, दृष्टि पे भी आ जाएगी, कानों में भी आ जाएगी, वही आएगी आपके। क्या है आपके पास स्टॉक, कौन सा है आपके पास, यहां क्या स्टॉक किया हुआ है आपने, वो बार बार आपके मन को मजबूर करता रहेगा करने के लिए। क्यों मैं स्क्रिप्टिंग की बात कर रहा हूं? तो अब मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं स्क्रिप्टिंग, जल्दीबाजी ना करें। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि तुरंत के तुरंत उनको स्क्रिप्टिंग मिल जाए,
स्क्रिप्टिंग मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्रिप्टिंग के पर्पस को अंडरस्टैंड करना बहुत, क्योंकि अगर आपने इस पर्पस को सही से नहीं समझा, इसकी साइंस को नहीं समझा, तो आप फिर गलत तरह की फिर वही सुपरफिशियल थिंकिंग हो जाएगी। आप चाहे इनिशियल स्टेज में हो, चाहे आप लर्निंग स्टेज में हो, चाहे आप आगे की स्टेज में हो, प्यारे भाई बहनों, आप समझिए बात को। जब तक आप साइंस को नहीं समझोगे ना, फिर से वही वाली बात है, बाबा हमेशा कहते हैं बुद्धू बच्चे नहीं बनना, हमें महीन बुद्धि बच्चा बनना है हमें, ताकि महीनता को समझ के हम उसको गहराई से अंदर से कुरेद के बाहर ला सकें। इसीलिए मैं इतना गहरा जा रहा हूं आप सबके लिए, नहीं तो मैं भी ऊपर ऊपर की 4 बात बता के छोड़ सकता था आप सब। तो प्लीज हैव पेशेंस और बहुत ध्यान से देखिए जो बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई कि मेरी मन में बसी हुई मेमोरी कल को मेरे मन को मजबूर करेगी। याद रखना, मन की एक आदत होती है, ये गुलाम होता है, ये गुलाम होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस चीज का गुलाम बनाएंगे, आप इसे किस चीज गुलाम बनाएंगे। इस मन को आप अच्छी आदतों का भी गुलाम बना सकते हैं, ये 2 में से एक का गुलाम जरूर होगा, या तो अच्छी आदतों का होगा या तो ये बुरी आदतों का होगा, पर ये गुलाम जरूर होगा। ये मन की खास बात है, ये रहेगा ही जीवन भर, इसे कोई नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर एक चीज है, ये जुड़ी हुई है, मेमोरी, जो संस्कार कह लो, कुछ कह लो, ये जो जुड़ी हुई है ना, ये इसको मजबूर करेगी। अगर इसमें आपने अच्छाइयां भर दी होंगी, आप देखो एक आदमी डैम सीरियस होता, ईमानदार होता, डैम ईमानदार होता है, मौत भी आ जाएगी तो वो ईमानदारी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे खून में क्या हो गई है, उसकी मेमोरी में बेईमानी नाम का बीज है ही नहीं। और एक आदमी है जिसे कहता है अरे जैसा टाइम हो ना वैसा बन जाना चाहिए, तो क्या करेगा वो, जब जरूरत पड़ेगी जब बेईमान बन जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी जब ईमानदार बन जाएगा, है ना। ये समझना है। तो यहां पे हमें इसको समझना पड़ेगा कि मेमोरी को हमने कैसा प्लान किया है, मेमोरी को हमने कैसा प्लान किया है। अगर हम इस मेमोरी के, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी इस मेमोरी से चल रही है, ध्यान रख लीजिए आप, इसको कैसे प्लान किया है आपने। आप इसीलिए भगवान का एक शब्द याद रखो, आप भगवान क्यों कहते रहते हैं, बच्चे याद स्वरूप बनो। आप देखो बाबा ने नष्टो मोहा शब्द के साथ में भी क्या लगाया, नष्टो मोहा के साथ में बाबा ने लगाया स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सब, है ना। इसीलिए ये सबसे जरूरी चीज है, इसीलिए बाबा ने मंत्र भी मन मना भव का ही दिया है। मैं इसको संभालने वाला बन गया ना। आप देख लो आपकी जिंदगी में जितने भी दुख होंगे, आप चेक कर लेना, जितने भी दुख होंगे, जितनी भी चिंताएं होंगी आपके जीवन में, जितनी भी पीड़ाएं होंगी आपके जीवन में, वो सब मन में है। मन, क्योंकि भावनाएं मन में होती हैं, और दुख भी एक भावना है, चिंता भी एक भावना है, पीड़ा भी एक भावना है, अवसाद भी एक भावना है, क्रोध भी एक भावना है। ये सब कहां पर है? यहां है, मन में। इसीलिए मुझे इसकी मेमोरी में जो कुछ भी पहले से रजिस्टर्ड है, मुझे इसे रिप्लेस करना है। किससे? रजिस्टर्ड मेमोरी को रिप्लेस करना है कॉन्शियस स्क्रिप्टिंग से। इसलिए रोल है इस कॉन्शियस स्क्रिप्टिंग का। समझ आ रही मेरी बात? एग्जाम्पल समझेंगे यहां पे। जैसे आपने देखा रामायण के अंदर एक्टर का नाम क्या था? अरुण गोविल। वो एक्टर था, लेकिन उसने अपने माइंड की स्क्रिप्टिंग क्या कर ली थी? वो कौन है? राम। और ध्यान से देखिए आप, जब उसने अपनी स्क्रिप्ट, राम वाली स्क्रिप्ट को अपनी मेमोरी में बसा लिया, तो आप उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, आप उसका पूरा बिहेवियर देखो, आप उसके डायलॉग देखो, आप सब कुछ कैसा हो गया था। जो सीता बनी उसका नाम था दीपिका, लेकिन उसने पूरी सीता की स्क्रिप्टिंग को घोल के पी लिया, तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में कौन समा गई थी? सीता।
बाबा क्या कहते हैं? क्यों बाबा हमसे कहता है बच्चे तुम एक्टर हो? आपके अंदर आपको क्या, मैं क्या कहां लेके जाना चाहता हूं, समझिए इस बात को। इसीलिए बाबा बार बार एक्टर हो बच्चे, तुम इस ड्रामा के हीरो एक्टर हो, तुम हीरो पार्टधारी हो, तुम हीरो एक्टर हो। क्यों कूट कूट के भर रहा है कि बच्चे तुम ये, अगर तुमने ये याद रख लिया तुम वैसे नहीं भी हो ना, तो वैसा होने का नाटक करो, नाटक। और अगर तुम रोज वो होने का नाटक करोगे जो तुम नहीं हो, तो एक दिन तुम वैसे ही बन जाओगे जैसा होने का तुम नाटक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी कॉन्शियसनेस पर वो हावी हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अब सबसे पहले मुझे अपनी क्या तैयार करनी चाहिए? हर कर्म की परफेक्ट स्क्रिप्ट तैयार करनी चाहिए, परफेक्ट। और सबसे पहले, है ना, ये बिल्कुल सही है कि आप हर समय परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आपका लक्ष्य परफेक्शन ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने मन को यह गलतफहमी दे दी कि मैं परफेक्ट नहीं हो सकता, तो फिर आप जिंदगी भर, परफेक्ट तो छोड़ दो, आप एवरेज भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने पहले ही नेगेटिव थॉट दे दिया है, आई कांट बी परफेक्ट। नो, मैं परफेक्ट ही हूं। मैं क्यों परफेक्ट हूं? चेक कर लो, मैं परमधाम में कैसी थी? मैं तो ये आत्मा ही हूं ना। ये परफेक्ट थी या नहीं थी? आप बताओ, कोई भी आत्मा परमधाम में इम्परफेक्ट एंटर कर सकती है? बताओ आप, कोई भी बताए। इसका मतलब मैं तो परफेक्ट ही आई थी। मुझ में जितने भी इम्परफेक्शन हैं, मैंने यहां एनवायरमेंट से लिए हैं, वे संगत से लिए हैं मैंने। मुझे ये संगत बदलनी पड़ेगी। जब मैं इम्परफेक्ट की संगत छोड़कर परफेक्ट की संगत में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दूंगी, तो मेरे व्यवहार में क्या आ जाएगा? परफेक्शन। मुझे परफेक्ट का घमंड नहीं लाना है अंदर में, यह समझने की जरूरत है। अगर परफेक्ट का घमंड आ गया तो फिर मैं दूसरों को इम्परफेक्ट समझने लग जाऊंगी। ये बड़ी गहरी सी सूक्ष्म सी बातें होती हैं। परफेक्ट बनना है, बट परफेक्ट की कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं करनी है। मतलब परफेक्ट घमंड डेवलप नहीं करना है। कॉन्शियसनेस तो मैं कहूंगा रहे, लेकिन घमंड ना आए। और मुझे हमेशा यह याद रखना है, क्या याद रखना है? मैं आत्मा इम्परफेक्ट से परफेक्ट की यात्रा पर हूं। और अगर सपोज मेरी परफेक्ट स्थिति बनती भी जा रही है, तो मुझे इम्परफेक्ट में क्या दिखेगा? परफेक्शन। क्योंकि हम जैसे होते हैं, दुनिया हमें वैसी दिखती है, ना कि जैसी दुनिया है। यदि आपको, ध्यान से समझना मेरी बात को, यदि आपको दुनिया में इम्परफेक्शन दिखता है, यदि दुनिया में आपको कमी कमजोरियां दिखती हैं, तो वे दुनिया में नहीं है, वे आप में है। अगर दुनिया में आपको विकार दिखते हैं, तो वे दुनिया में नहीं है, आपकी दृष्टि में है। होली हंस को सब होली दिखेंगे, और एक विकारी को सब में विकार दिखेंगे। एक विश्वसनीय व्यक्ति को सब में विश्वास दिखेगा, और एक सक्की मिजाज व्यक्ति को सब में शक ही दिखेगा। अंडरस्टैंड करें इसका। अब जो भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, उस स्क्रिप्ट को कैसा लिखना है आपको? द बेस्ट। द बेस्ट। द बेस्ट। जैसे मैं अब आपको बताऊं, जैसे अब उस माँ और बेटे की बात करें, चाहे पिता और बेटे की बात करें, तो सबसे पहले ये स्क्रिप्ट मैं कैसे लिखूं? अगर मान ले सपोज मैं इस स्थिति में सोचूं, तो मैं सिर्फ ये इस स्क्रिप्ट को लिखते समय किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना होगा, है ना, वो मैं बिना बोर्ड के आपको बोल के बताता हूं। आप उस स्क्रिप्ट को, एक स्क्रिप्ट आज हम करते हैं। लेट्स से कि आप दो के बीच में, माता पिता और बच्चे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। बच्चा एक अलग रास्ते पर है और माता पिता उससे एक अलग रास्ता एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें दो चीजें होंगी। पहली बात, आपको यह देखना होगा कि जो रास्ता वो चूज कर रहा है, क्या वो सही रास्ता है या गलत रास्ता है। पहली बात स्क्रिप्ट करने से पहले, यदि उसका रास्ता सही है, अंडरस्टैंड करना इस बात को, क्योंकि आपके मन मर्जी का नहीं हो सकता। सपोज करो
पिता चाहता है कि बच्चा डॉक्टर बने और बच्चा चाहता है कि वो इंजीनियर बने, तो पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि वहां पर वो गलत नहीं है। वो एक ऐसा रास्ता नहीं है जो असंवैधानिक हो, असामाजिक हो या कोई गलत हो। वहां पे तो आप गलत हो पूरी तरीके से। यदि आप अपनी इच्छाओं का बोझ अपने बच्चे पर लादते हो तो वहां तो पूर्ण रूपेण आप गलत हो। यदि वो कमिटेड है, यदि वो पैशनेट है इंजीनियर बनने के प्रति, यदि वो सोचता है कि वो चीज है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं वो नहीं कर सकता है, तो आप वहां भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। पहली बात, उसको बुद्धि से बिल्कुल निकाल दो। दूसरा केस कैसा हो सकता है, जहां व्यवहारिकता की बात आती है। बच्चा किसी गलत संगत में पड़ गया है। गलत संगत इन द सेंस की हो सकता है कि वो सिगरेट शराब पी रहा हो, कोई ड्रग्स ले रहा हो, कोई मूवीज में ज्यादा जाके पढ़ाई पे ध्यान ना दे रहा हो, इंटरनेट पे कुछ गलत कर रहा हो, है ना, गलत संगतों में जाकर के गलत तरीके के व्यवहार कर रहा हो, असभ्यताएं उसके अंदर हो, कुछ ऐसी चीजें उसके अंदर हो सकती है ना, कुछ ऐसे व्यवहार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसको लेके माँ बाप समझ सकते हैं कि भाई बड़ी इज्जत खराब करने वाली बात है, दुनिया क्या कहेगी और ये कैसे काम कर रहा है ना। दूसरे वाले केस में निश्चित रूप से वो जो काम कर रहा है वे असामाजिक है, असंवैधानिक है। तो पहले मैं दूसरे वाले केस को लूंगा। पहले वाला केस तो बहुत सहज है, उसको तो हम फिर भी कर सकते हैं और आप लोग भी समझ सकते हैं आसानी से। लेकिन दूसरे को लेते हैं जहां बच्चे बिगड़ जाते हैं इन द सेंस कि वो एक ऐसा रोल चूज कर लेते हैं जो विलेन का रोल है, बट आप चाहते हो कि वो हीरो का रोल चूज करे। तो अब दो बातें हैं। पहली बात तो आप ये स्वीकार कर लो कि वो आत्मा अपना एक डिफरेंट पार्ट लेकर पैदा हुई है। ये बात मैं क्यों बता दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जब वो स्क्रिप्ट लिखोगे, किसी भी स्क्रिप्ट का ये मतलब बिल्कुल मत निकालना, क्योंकि मैं अंधश्रद्धालु बनाने में कभी विश्वास नहीं रखता कि आप ऐसे योग करोगे तो आपका बेटा कल को श्रवण कुमार बन जाएगा। सॉरी, अगर ऐसा होता तो जो हमारे बड़े रहे हैं, बहुत बहुत ऐसे योगी रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मा बाबा की बात हो, चाहे किसी की बात करूं, वे भी अपने बच्चों को सतयुग का पहला ही राजकुमार बना लेते अगर केवल योग से आत्माएं बदल जाया करती। समझना इस बात को ध्यान से। अकॉर्डिंग टू ड्रामा बदलेंगे वो, उनका ड्रामा का जो रोल रहा होगा, लेकिन योग से फायदा क्या होगा? फिर बोलेंगे फिर योग का क्या फायदा है? हम सोचते हैं योग का फायदा यही है कि हमारे योग लगाने से दूसरे बदल जाए। 90% ब्रह्मा कुमारों का थॉट प्रोसेस यही होता है। वो क्या सोच रहे होते हैं, हम योग लगा रहे हैं, हम सकाश दे रहे हैं, तो बस सब कुछ ठीक ही हो जाना चाहिए। हम भगवान बनने की कोशिश में लगे पड़े रहते हैं 90% ब्रह्मा कुमार, कि हमने योग लगा लिया है तो हम भगवान बन गए हैं। हम बस जिसको दृष्टि दे देंगे, हम जिसके लिए कुछ बोल देंगे, वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और ऐसे अपनी फेंकते भी रहते हैं, है ना। मैं तो जो बोल दूं ना किसी को, वो हो जाता है। ऐसे फेंकू भी बहुत होते हैं, है ना। तो वो उन चीजों से हमें बचना है पहले। मैं आपको बहुत, क्योंकि मेरे को तो ये सब बातें बिल्कुल पसंद ही नहीं है। स्क्रिप्टिंग क्यों की जा रही है? स्क्रिप्टिंग की जा रही है कि जो मेरे माइंड का भटकाव है वो शांत हो। स्क्रिप्टिंग की जा रही है जो मैं दूसरों के विषय में दृष्टिकोण बनाकर खुद को पेन दे रही हूं, उस पेन से मुक्ति हो। क्योंकि एक सिद्धांत कभी मत भूलना, जो करेगा सो पाएगा। कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हर आत्मा अपना भाग्य, अपनी तकदीर लेकर पैदा हुई है। हम सिर्फ किसी के कार्यों में सहयोगी मात्र बन सकते हैं, लेकिन उनके कर्मों को बदलने के लायक कभी नहीं बन सकते। इंस्पिरेशन बन सकते हैं किसी की, अगर वो लेना चाहे इंस्पिरेशन, और अकॉर्डिंग टू ड्रामा उसके पार्ट में हो लेना इंस्पिरेशन। तो योग लगाने का सिर्फ एकमात्र फायदा होता है, अपनी स्क्रिप्ट लिखने का एकमात्र फायदा होता है, जो मुझ में डिस्टर्बेंसेस हो रही होती हैं वो होनी बंद हो जाती है। जैसे मान लिया मेरे भाई मुझे परेशान कर रहे थे और मैंने देखा कि मैं बार बार परेशान हो रहा हूं उनकी एक्टिविटीज से, मैं बार बार दुखी हो रहा हूं। मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूं, अब मैं आपको अपनी बात सुना रहा हूं। तो मैंने क्या करना शुरू किया कि ये तो मेरे को ज्यादा दिक्कत हो रही है, जब भी मैं इनके बारे में सोचता हूं मुझे कष्ट होना शुरू हो जाता है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। बाद में मैंने जब अपनी स्क्रिप्टिंग लिखना स्टार्ट किया, जब भी मैंने रिटन मैटर स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने उसी पे लिखना शुरू किया।
सबसे पहले मैंने वे सारी कामों की लिस्ट बना ली जो जो मुझे डिस्टर्ब करते थे, जिनसे मेरा मन परेशान होता था, मेरा योग टूटता था, या मेरे मन में किसी के लिए दुर्भावनाएं पैदा होती थी। वो मैंने सारी एक्टिविटी लिखी पहले, और फिर मैंने उसके लिए वो रूप लिखना शुरू किया जिस रूप से मेरा डिस्टरबेंस बंद हो जाए, जिस रूप से मेरा डिस्टरबेंस बंद हो जाए। और वो दो तरह का रूप होते हैं, एक ये कि सामने वाली आत्मा चेंज हो जाए, एक ये कि मैं इतनी शक्तिशाली बन जाऊं कि मुझ पर इफेक्ट पड़ना बंद हो जाए। समझिएगा आप ध्यान से, स्क्रिप्टिंग में दो तरह का दृष्टिकोण होता है। एक तो ये है कि मैं ऐसा सोचूं मेरे भाई बिल्कुल सरवर कुमार अच्छे हो गए और उनके सब गुण जाग गए हैं और वो ऐसा है वैसा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा काम नहीं करती है। सुन लेना आप मेरी बात को, ये एक झूठा इमेजिनेशन। क्यों? अभी भी आप दूसरे के बदलने का इंतजार कर रहे हो। यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू बिकम डिपेंडेंट। वो बदल जाएगा तो मुझे अच्छा फील होगा। ये एक अच्छी स्क्रिप्टिंग नहीं होती, ये एक रॉन्ग स्क्रिप्टिंग होती है, ये एक अच्छा योग नहीं होता। और इसे सकाश देना बिल्कुल नहीं कहते, इसे कहते हैं अपनी इच्छाओं को बढ़ाना। आप योग में भी अपनी इच्छाएं बढ़ा रहे हैं, आप योग में भी अपनी अपेक्षाएं बढ़ा रहे हैं। ये अच्छा हो गया है, वो अच्छा हो गया है, सब प्लीजेंट हो गया है, सब माहौल कंफर्टेबल हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब मैं क्या कर रही हूं, सब अच्छा हो गया है तो मैं अच्छी हो गई हूं। अंडरस्टैंड करना इस बात को। मतलब मैं क्या कर रही हूं, मैं अपनी डिपेंडेंसी इंक्रीज कर रही हूं। बहुत गहन बात है ये, अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा, ठीक है। सो राइट स्क्रिप्टिंग क्या है? थैंक यू बाबा, आपने मुझ आत्मा को अपने साथ कंबाइंड कर मेरी सहन करने की, समाने की, परखने की, निर्णय करने की, सामना करने की, सहयोग लेने और देने की, अंतर्मुखता की, समेटने की सभी शक्तियों को जागृत कर मेरे व्यवहार में संतुलन पैदा कर दिया है। प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को प्रेम का स्वरूप, सुख का स्वरूप, शांति का स्वरूप, शक्ति का स्वरूप, पवित्रता का देव, ज्ञान का स्वरूप, आनंद का स्वरूप बनाकर सदा काल सर्व आत्माओं के समक्ष चरित्र की इंस्पिरेशन बना दिया है। मीठे बाबा, मैं आत्मा सदा ही सर्व के प्रति उनके पाठ को सहज स्वीकार कर, उनकी हर एक्ट को सहज स्वीकार कर संतुष्ट रहना सीख गई। मीठे बाबा, मैं आत्मा उन बीमार आत्माओं को आपकी मदद से ठीक करने वाली मास्टर वैद्यनाथ बन गई। प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को अपने पवित्र संग से सर्वगुण सर्व शक्तियों रूपी औषधियों की संपूर्ण जानकारी देकर, संपूर्ण समझ देकर मेरा स्वरूप ऐसा बनाया है कि मैं आत्मा हर एक मानसिक रोगी, विकारों के रोगी, कमी कमजोरियों के रोगियों को सच्ची सेवा के द्वारा, स्वीकार करने की शक्ति के द्वारा, अपनी पवित्रता के सहयोग के द्वारा मुक्त करने में मददगार बन गई हूं। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा में
अनंत समझ के साथ शक्ति और साहस भी दिया है, जिसके कारण मैं हर आत्मा को सहज स्वीकार कर पाती हूं। सभी अच्छे हैं। मैं आत्मा कर्मों की गहन गति को स्पष्ट समझकर इतनी अनुभवी और समझदार बन गई कि अब किसी का कुछ भी करने का मुझ आत्मा की भावनाओं पर जरा भी फर्क नहीं आता, क्योंकि हर आत्मा मेरे पार्ट को ऊंचा बनाने के लिए, मुझे पापों से मुक्त कराने के लिए, मेरे कर्मों के हिसाब को चुकतू कराने के लिए मेरे संबंध संपर्क में आई है, जिसके लिए मैं उसकी सदा आभारी हूं। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को हर आत्मा के दृष्टिकोण को समझने की शक्ति दी है, समझ दी है, इंटेलिजेंस दिया है, जिसके कारण मैं उस आत्मा की मजबूरियों को भी सहज समझ लेती हूं कि वो बेचारी किसी आदत के वशीभूत तो नहीं है, कहीं वो भी मजबूर तो नहीं है। और जब मैं ऐसा समझ लेती हूं तो मेरे हृदय में उसके प्रति असीम प्रेम है, मेरे हृदय में उसके प्रति असीम सहयोग की भावना है। मीठे बाबा, जैसे आपकी दृष्टि में अजामिल जैसी आत्माओं के प्रति भी उपकार की भावना है, मैं आपका बच्चा आपसे कंबाइंड होने के कारण मास्टर भगवान स्वरूप में उन सभी आत्माओं के प्रति ऐसी ही भावना से भरपूर हो गई हूं। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा के सर्वगुण सर्व शक्तियों को सदा काल के लिए जागृत कर मेरे मन बुद्धि की एकाग्रता को एक रस, अचल, अडोल, अखंड, अविनाशी बना दिया। इसी कारण मुझ आत्मा का मेरे सर्व आत्मा भाइयों से सदा काल बस एक ही व्यवहार है, और वो है प्रेम का व्यवहार, सुख का व्यवहार, स्वीकार का भाव, समाने का भाव, सबको समझकर उनके साथ निभाने का व्यवहार। मीठे बाबा, थैंक यू, आपने मुझे सदा काल संतुष्ट, संतुलित, समझदार, शक्तिशाली आत्मा बना दिया। तो इस तरीके से आप सोचो, यदि मैंने अपने माइंड की प्लानिंग कर ली, अब आप सोच के देखना, ये जो प्लानिंग होगी ना, ये मेरे माइंड को वो बदलेगा नहीं बदलेगा मुझे फर्क ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अब ये सीख लिया, वो कैसा भी हो मुझे ऐसा रहना है, मैं ऐसा हूं। और जिस दिन मैं ये स्वीकार कर गया, अब क्या ये एक दिन में स्वीकार हो जाएगा? अच्छा, आपको सुन के कैसा लगा पहले सोचो। अभी जब आप ये इतना सुन रहे थे, जो मैं भी कमेंट्री कर रहा था, अच्छा लग रहा था? ऐसा लग रहा था अगर हम ऐसे बन जाएं तो सब कुछ सुलट जाएगा। अब क्या ये एक दिन में बन सकते? हजारों बार, लाखों बार लिख लिख के इसको आपको अपने मन का ऐसा हिस्सा बनाना पड़ेगा कि ये आपकी सदा काल की मेमोरी बन जाए। जब भी कोई आत्मा आपके सामने आए, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। जब भी कोई सामने आए, मन के पीछे रिकॉर्डिंग हो जाए, मैं तो ऐसी हूं। फिर कोई सामने आए, फिर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। तब सोचो, सामने वाला किसी भी रिकॉर्डिंग से आ रहा है और मैं अनडिस्टर्ब्ड हूं। आपको एक बात बताऊं, आपको दुश्मन से दुश्मन आत्मा भी प्यार पसंद करती है, केयर पसंद करती है, सम्मान पसंद करती है। और आप सोचो, जब आपने उसकी बुराइयों को स्वीकार कर लिया, ये बेचारा वशीभूत है, मुझे बस इसे प्यार देना है, मुझे इसे नर्स बन के केयर देनी है, मुझे इसे सर्वगुण सर्व शक्तियां रूपी औषधियों की घुट्टी पिलानी है। और वो मैं कैसे पिलाऊंगी? अपने व्यवहार से, अपनी चलन से, अपने स्वीकार करने से, अपने चेहरे की स्माइल से,
अपनी पवित्र दृष्टि से, अपने सहयोग करने के गुण से, अपने नम्रता के भाव से, उसे क्रिटिसाइज ना करके, उसकी कंप्लेन ना करके, बल्कि अपने चरित्र से उसे इंस्पायर्ड करके, तो एक ना एक दिन उस आत्मा के अंदर भी क्या हो सकता है? डाकू रत्नागर के अंदर भी वाल्मीकि पैदा हो सकता है। भूलना मत इस बात को। अगर उसे रियलाइज हो गया तो डाकू रत्नागर भी वाल्मीकि बन सकता है। लेकिन रियलाइज कब होगा? साधु कब उसे रियलाइज करा पाए? जब साधुओं ने ये कहा, ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है, कि तू हमें बांध के चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे ये है कि हम भाग जाएंगे, हम गलत कह रहे हैं, तू बांध जा, जो हम पे तो सब लूट भी ले जाना, लेकिन एक बार घर जाके बस इतनी बात पूछ के आ, हमें बांध के जा, हम अपना आदमी खड़ा कर जा, लेकिन घर जाके बस ये पूछ के आ जा, जो कुछ तू कर रहा है क्या उसमें तेरा परिवार भागीदार होगा? पहले उन्होंने उसकी बुराई को यह निश्चय दिलाया कि तू चिंता मत कर, तेरी बुराई जीतेगी, क्योंकि अभी तो बुराई पे था ना, अभी तो उसकी बुराई को जीतने का एहसास चाहिए था, इसलिए वो बंध गए, रुक गए, लुटने को तैयार हो गए। इसका मतलब उसे लगा कि उसकी बुराई जीत गई है, और फिर वो घर गया। जब उसे कुछ खोने का डर खत्म हो गया, फिर घर गया, घर जाके पूछा, आंखें खुल गई, रियलाइज हो गया, मैं तो पाप कर रहा हूं, उसका सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। वापस आया, उन्हीं साधुओं खोला, उनके चरणों में गिर गया। वही होगा आपके साथ। लेकिन क्या पहले आप में इतनी निडरता है? क्या आप में अपना सब कुछ लुटाने की ताकत है? क्योंकि आपका तो कोई कुछ लूट ही नहीं सकता, आप आत्मा हो, और अगर आपका कोई सब कुछ लूटेगा तो आपका और बढ़ जाएगा। आपसे कोई ज्ञान लूटेगा, कोई प्रेम लूटेगा, कोई आपका प्यार, कोई आपका सुख, कोई आपकी शांति लूटेगा। अगर जितना लूटेगा ये उतनी और बढ़ जाएगी। मेरी तो संपत्ति ऐसी है जो जितना चाहे लूट ले, लूट सके तो लूट, क्या प्रॉब्लम है? और अगर मुझे उन चीजों का लुटने का दर्द है, कोई मेरा पैसा खराब कर देगा, बच्चे पैसा खराब कर देंगे, संपत्ति लुटा देंगे, ये दिखने वाली झूठी इज्जत लुटा देंगे, इसका मतलब मैं खुद देह अभिमान में हूं, मैं क्या किसी को सकाश दूंगी? मैं क्या किसी की सेवा करूंगी? जिसमें हद की इच्छाएं हैं वो क्या बेहद का दृष्टिकोण अपनाएगा? सोच के तो देखो। जो खुद के बेटे को बेटा, पत्नी को पत्नी समझे बैठा है, वो कैसे आगे जाएगा? ठीक है, आज ज्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि एक स्क्रिप्ट को पूरा करने का मन था कि कोई एक स्क्रिप्ट पहले पूरी हो जाए। ठीक है, सबको अच्छा लगा? समझ आई बात? कुछ क्लैरिटी मिल रही है? ऐसे ही डेप्थ तक जाना है। अभी भी इसकी और भी डेप्थ है, क्योंकि मैंने एक बार एक स्क्रिप्ट को नहीं, मैंने उस भाव को अनेकों भावों से बदला है। जब भी कोई एक नया भाव सामने आता था, मुझे लगता था नहीं ये वाला भाव डिस्टर्ब कर रहा, तो फिर उस भाव को लेकर गहराई में जाना है। जब तक मेरे मन के अंदर छिपा हर भाव केवल पॉजिटिव ना हो जाए, तब तक मुझे काम करना होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये मेहनत। फिर पता है, फिर आप चलती फिरती वाइब्रेशन बन जाओगे। तो जब कभी कोई बुरा व्यक्ति भी आपके सामने आएगा ना, कहेगा ना इनका चेहरा बड़ा चमक रहा है, ये ना बड़े देवता लगते हैं, ये फरिश्ता लगते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? जो हम लेके चले थे, मैं अपने जो चीज बताना चाहता था आप तक पहुंची है वो बात? हाँ, पहुंची है बात? कोई बताना चाहेगा कितना पहुंची है? पहुंची है? पूरी पूरी पहुंची है? हाथ हिला के बताओ। अगर जिन तक नहीं पहुंची है, लिख करके मुझे भेजना। और क्या आप जानना चाहते हो? क्योंकि हम चाहते हैं ना, मैं एक्चुअली आपसे जब कभी कुछ पूछता हूं ना, तो उसका पीछे मकसद ये नहीं होता कि आप खाली तारीफ कर दो, हाँ जी बहुत अच्छा लगा भाई जी, बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत। मुझे वो नहीं सुनना। मैं आपका ट्रू फीडबैक चाहता हूं कि जो बात आपको बताई गई वो आप तक समझ में आई नहीं आई, उसका कोई फायदा हो भी नहीं हो रहा। भाई इतना टाइम लगा रहे हैं, बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं टाइम वेस्ट ही करा रहा हूं मैं आपका बैठ करके? ऐसा तो नहीं है? क्योंकि ये तो बहुत बोझ हो जाएगा इतनी सब आत्माओं का टाइम वेस्ट कराना।
फिर तो मैं तो पता नहीं कहाँ जाके रुकूंगा फिर। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे और कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक जा रहा है क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता रहता है, तो मुझे तो अच्छा लगेगा, मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, आपकी जरूरत पूरी हो रही नहीं हो रही है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ओम शांति।